कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पूरब अपना काम के बीच बीच में उसे देख लेता था। उसने देखा कि वो सो गई है तो उसने उसे चादर उड़ाई और वापस अपना काम करने लगा। वो काम खत्म करके उसके पास आया। उसने धीरे से उसके माथे को छूकर देखा, अब बुखार नहीं था। वो उसकी बगल में लेट गया। सांची उसकी तरफ पीट करके लेटी थी। पूरब को उसकी खुशबू ने अपनी तरफ खींच लिया और वो उसके थोड़ा और करीब हो गया। करीब आने से उससे रहा नहीं गया और उसने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। सांची की भी आंख खुल गई। वो सर से पांव तक कांप गई, पर उसने खुद पर काबू किया और सोने का नाटक करके लेटी रही। पूरब का लालच और बढ़ गया। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर किस कर दिया। सांची अपनी सांस रोके लेटी रही। पूरब को दिन में की गई किस याद आ गई। उसका खुद पर काबू नहीं रहा। उसने एकदम से सांची को अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को चूमने लगा। अब सांची भी उसके प्यार से पिघलने लगी। उसने अपनी बाहें पूरब के गले में डाल दी और वो भी उसका साथ देने लगी। पूरब के हाथ उसके बदन पर इधर उधर घूमने लगे। सांची मचलते हुए उससे लिपटने लगी। दोनों की सांसें और धड़कन तेज हो गई थी। पूरब के हाथ उसके पेट पर चले गए। सांची ठंडे हाथों के और इस तरह के पहले स्पर्श के कारण कांप गई। पूरब ने उसकी हालत को महसूस किया। वो समझ गया था कि सांची भी वही चाहती है जो वो चाहता है, लेकिन उसके कांपने से उसे होश आया कि वो क्या कर रहा है। नहीं, वो इस तरह सांची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इस तरह मदहोश होकर काबू खोना ठीक नहीं है। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया और अपना हाथ उसके पेट पर से हटा दिया और उसके माथे पर किस किया और उसे बाहों में कसकर बोला, सॉरी मैं बहक गया था, चलो अब सो जाओ, कहकर उसने उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। सांची उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। अगली कुछ दिन उसने सांची को घर पर ही रेस्ट करने दिया। वो कहती भी रही कि वो अब बिल्कुल ठीक है, पर उन तीनों ने उसे जाने नहीं दिया। दादाजी के कहने पर डॉक्टर रोज उसे चेक करने आते थे। अब तो उन्होंने भी कह दिया था कि ये ठीक है, पर दादाजी कहते 2-3 दिन और रेस्ट कर लो, फिर मंडे आ जाएगा, उसी दिन जाना। सांची मान गई। वो बोली, दादाजी ठीक है, मैं काम पर नहीं जाती, पर क्या मैं आश्रम जा सकती हूँ? बहुत दिन हो गए उनसे मिली नहीं। दादाजी बोले, ठीक है, वहाँ हो आओ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी बच्चों से मिल लूँगा। सांची बोली, अच्छा जी चलिए। वो खुश थी कि इतने दिन बाद वो मौसी और बच्चों से मिलेगी। पहले तो वो लोग मार्केट गए, वहाँ से सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लिया, फिर आश्रम की ओर चल दिए। सांची बोली, दादाजी मैंने अपनी शादी के बारे में वहाँ भी किसी को बताया नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप भी यही कहना कि मैं आपके घर में केयर टेकर की जॉब करती हूँ, प्लीज़ दादाजी। दादाजी बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने कॉलेज का दिलीप कुमार हुआ करता था और क्या एक्टिंग थी मेरी, तुम्हारी दादी ने तो मेरा नाम ही दिलीप रख दिया था। जानती हो, जब मैं मुगले आजम का कोई डायलॉग सुनाता था तो लड़कियां अनारकली बनी खिंची आती थीं। वो अपने पुराने ज़माने को याद करते हुए बोले। सांची बोली, आप तो आज भी दिलीप कुमार से कम नहीं लगते। उसने उनकी तारीफ करते हुए कहा। ऐसे ही बातें करते वो अनाथ आश्रम पहुँच गए। कार अंदर जाकर रुकी तो सांची आश्रम को देखकर हैरान रह गई। जहाँ ऊबड़ खाबड़ सूखा सा ग्राउंड था, वहाँ बहुत ही सुंदर पार्क बना था जिसमें बच्चों के लिए किस्म किस्म के झूले लगे थे। तभी बच्चे दौड़ते हुए सांची के पास आए। सबसे छोटी बच्ची उसके गले लग गई और बोली, बंटी कहता पूरब भैया आए हैं। पूरब का नाम सुनकर सांची हैरान हो गई। उसने दादाजी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उन्हें पहले ही पता था कि पूरब यहाँ आता जाता है। उसने छोटी बच्ची से पूछा, मधु पूरब भैया क्या अक्सर आते हैं? मधु बोली, हाँ आते हैं, अभी कुछ दिन से नहीं आए। दीदी आप उन्हें जानती हो, वो बहुत अच्छे हैं। देखो हमारे लिए पार्क बनाया और अंकल को लेकर आए। वो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, नूडल्स, पास्ता और पिज्ज़ा भी। उसने बड़े चाव से बताया। सांची को पूरब पर और गर्व हो गया। वो दादाजी को लेकर अंदर आ गई। मौसी को बच्चों ने बता दिया था, वो भी बाहर की ओर ही आ रही थी। सांची को देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया और बोली, कितने दिनों बाद आई हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तू भी लीना की तरह हमें छोड़कर चली गई।
वो तो पूरब बेटा ने आकर बताया कि तू उनके यहाँ काम करती है और तेरे कहने पर ही उन्होंने आश्रम की काया पलट किया। सच में तेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो जब भी आते हैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले आते हैं। ये देखो, मौसी ने कमरे में रखे सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा। सांची जितना पूरब के बारे में सुन रही थी उतना ही उसकी दीवानी होती जा रही थी। उसने दादाजी को मौसी, विधि और बच्चों से मिलवाते हुए कहा, दादाजी ये मौसी जी हैं जिन्होंने मुझे पाला और इस लायक बनाया। ये विधि है, हम लगभग एक साथ आश्रम में आए। इसे खाना बनाना बहुत पसंद था, मैं इसी का बना खाना खाकर बड़ी हुई और ये सब मेरी जान है। ये अपने बारे में आपको खुद बताएंगे। फिर मौसी विधि और बच्चों से बोली, ये मेरे बॉस पूरब के दादाजी हैं। सबसे मिलने के बाद दादाजी बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो गए। वो उनके लिए लाए गिफ्ट उन्हें देने लगे। फिर बच्चे उन्हें अपना आश्रम दिखाने ले गए। सांची मौसी के साथ बैठकर बातें करने लगी। सांची बोली, मौसी बहुत दिन से सोच रही थी कि आपसे मिलने आऊँ, आज मौका मिला तो आ गई। शारदा ग्रुप पूरब मीटिंग में बैठा था। फाइनेंस डायरेक्टर मनोज रिपोर्ट पेश कर रहा था। पूरब देख तो फाइल रहा था लेकिन उसे फाइल में सांची नजर आ रही थी। वो फाइल देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मनोज ने सोचा कि शायद वो कुछ गलत बोल गया। उसने अपने साथ वाले को इशारा किया। उसने कंधे उचकाकर इशारा किया, उसे क्या पता। मनोज ने डरते हुए पूछा, सर मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? पूरब ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास बैठे सिड ने पास आकर धीरे से कहा, सर मनोज आपको बुला रहा है। तब पूरब को एहसास हुआ कि वो मीटिंग में है। वो बोला, ये मीटिंग कल कंटिन्यू करेंगे, कहकर वो उठकर चला गया। सभी उसे जाते हुए देख रहे थे। मनोज खड़ा मुंह बना रहा था। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी और सर कहते हैं कल बताना। सभी अपना समूह लेकर चल दिए। पूरब अपने कमरे में आ गया। उसे हर तरफ सांची नजर आ रही थी। सीड अंदर आया तो उसे लगा कि सांची आई है। वो बोला, सांची आ गई, इधर आओ मेरे पास। पूरब ने बहुत ही प्यार भरे लहजे में कहा। उसे सुनकर सिड के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वो इसका हाथ पकड़ता, सिड घबराकर पीछे हटते हुए बोला, सर मैं सिड हूँ, सांची मैडम नहीं हूँ। वो आज आई नहीं है। उसकी सूरत देखने वाली थी। उसने अपनी बाहों को अपने सीने पर क्रॉस कर लिया था, मानो वो अपनी इज्जत लुटने से बचा रहा हो। पूरब ने उसकी तरफ देखा। ये क्या रिएक्शन है? ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सिर बोला, नहीं वो मैं अभी आता हूँ, शिवानी बुला रही है, कहकर वो बाहर की तरफ भाग लिया। पूरब सोच रहा था आज उसके स्टाफ को क्या हुआ है, अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा सूरज का फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से घबराया हुआ बब्बन बोला, सर गड़बड़ हो गई है, किसी ने बॉस पर गोलियां चला दी। मेरी भी गोली लगी है, कमीनों ने चारों टायरों में भी गोली मार दी। यहाँ आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बॉस को कई गोलियां लगी हैं, बहुत खून बह रहा है, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। पूरब एकदम से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या, कहाँ हो तुम? अपनी लोकेशन भेजो, कहकर वो बाहर को भागा। उसने भागते भागते सिड को आवाज़ दी। सिड की कुछ समझ में नहीं आया, वो भी पूरब के पीछे भाग लिया। पूरब ने लिफ्ट में घुसते ही सिड से कहा, जल्दी से कार निकालने को कहो, सूरज को गोली लगी है। सिड ने उसी वक्त नीचे कार निकालने को कहा, लेकिन पूरब ने छत का नंबर दबा दिया। लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगी। पूरब फ़ोन पर लोकेशन आने का वेट कर रहा था। उधर रेंज ना होने के कारण बब्बन लोकेशन सेंड नहीं कर पा रहा था। गुजरते वक्त के साथ पूरब की जान निकलती जा रही थी। वो हाथ जोड़े भगवान से सूरज की ज़िंदगी मांगे जा रहा था। वो छत पर आकर भी वेट कर रहा था कि कब बब्बन लोकेशन सेंड करे और ये लोग वहाँ पहुँचे। इस दौरान उसने अपने पायलट को फ़ोन किया, हेलीकॉप्टर तैयार रखो, ऐसा करो उसे एम्बुलेंस में बदल दो। वो हर ज़रूरी सामान और दवा होनी चाहिए जिसकी इमरजेंसी में किसी गोली से घायल मरीज को चाहिए। जल्दी से कंपनी के हेलीपैड पर आ जाओ। तभी बब्बन ने लोकेशन भेजी। पूरब ने ये लोकेशन निखिल और अमित को भेजकर उन्हें ग्रुप कॉल लगाई। अमित ने फ़ोन उठाते ही पूछा, ये कौन सी जगह मिलने को बुला रहा है? वहाँ तो मील तक कुछ नहीं है। पूरब ने कांपती आवाज़ में कहा, सूरज को गोलियां लगी हैं, वो इस जगह हैं। निखिल बोला, क्या सूरज को? गुरु तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्या बोले जा रहा है?
पूरब बोला, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बब्बन का फ़ोन आया था, उसे भी गोली लगी हुई है। अमित रोते हुए बोला, गुरु कुछ कर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, हम अभी निकलते हैं। पूरब बोला, रुको पहले मेरी बात सुनो, ये वक्त घबराने का नहीं है, भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा। अमित तुम हॉस्पिटल जाकर सब तैयार रख, और निखिल तू ध्यान रखना कोई पुलिस केस ना हो। अमित बोला, करता हूँ गुरु। निखिल बोला, कोई केस नहीं होगा, उन्हें पूरब पर पूरा भरोसा था, वो सूरज को बचा लेगा। तभी हेलीकॉप्टर आ गया, उसमें सामान के साथ डॉक्टर भी थे। पूरब ने फ़ोन बंद किया और सीट के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गया। उसने पायलट को लोकेशन सेंड कर दी। हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। पूरब ने ऊपर से ही बेजान पड़े सूरज को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और दिल से दुआ निकली कि इसे कुछ ना हो। वो सूरज को देखे जा रहा था। हमेशा सफ़ेद रंग पहनने वाले के कपड़े आज लाल हुए पड़े थे। हेलीकॉप्टर रुकते ही पूरब भागता हुआ उसके पास गया और सूरज को ज़मीन से उठाकर गले लगा लिया। वो चिल्लाते हुए बोला, कहाँ हो कमीनों, दम है तो अब आओ मेरे सामने कुत्तों। मेरे सूरज ने सफ़ेद के सिवा कोई रंग नहीं पहना था, कमीनों ने इसे लाल रंग दिया, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरे सूरज का कितना खून बहा दिया। वो रोते हुए ज़मीन पर गिरा। सूरज का खून अपने शरीर पर मल लिया। उसकी हालत पागलों सी हो गई थी। डॉक्टरों ने सूरज को उठाकर हेलीकॉप्टर में डाला और उसका इलाज शुरू कर दिया। पूरब घुटनों के बल बैठा ज़मीन पर से सूरज का खून इकट्ठा कर करके अपने बदन पर लगा रहा था। बब्बन को भी हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर दिया था। सिड ने पूरब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सर जल्दी चलिए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। पूरब ने उसकी तरफ देखा, फिर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ लिया। उसकी हालत देखकर सिड को भी रोना आ गया। इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक आज इस हाल में। पूरब ने जब देखा कि सूरज अभी भी वैसे ही लेटा है तो वो डॉक्टर्स पर बरस पड़ा। आप लोग ऐसे क्यों बैठ गए, इसका इलाज करो, इसे बचाते क्यों नहीं। डॉक्टर बोले, देखो पूरब, हमने इंजेक्शन दे दिया है, अभी हेलीकॉप्टर हिल रहा है तो हम गोली नहीं निकाल सकते, इससे फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तब पूरब को पता चला कि वो कितना गलत कर रहा है। वो सूरज का हाथ पकड़कर बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने दिल पर रखा और बोला, सुन, ये धड़क रहा है ना, ये तेरा दिल है जो मेरे अंदर धड़क रहा है। ये बता रहा है कि तू ठीक है। देख, धोखा ना देना, हमने एक साथ बूढ़े होना है, अपने पोते पोतियों को खिलाना है। तू किए हुए वादे ऐसे नहीं तोड़ सकता। मैं तेरे बिना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुन रहा है तू, अमित और निखिल तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। देख, तू सांची को बहन मानता है ना, तो अगर तूने हमें छोड़कर अपना वादा तोड़ा तो मैं भी तुझसे किया वादा तोड़ दूंगा। मैं सांची को तंग करूंगा, जीना मुश्किल कर दूंगा उसका। जब उसने सांची का नाम लिया तो उसने महसूस किया कि सूरज का जो हाथ उसने पकड़ रखा था उसमें हलचल हुई। उसे पता था जब से सूरज की बहन खोई थी तब से वो बदल गया था। सांची पहली लड़की थी जिसे उसने बहन बनाया था, इसलिए वो उसके लिए अजीज थी। ये बात ये चारों ही जानते थे। उधर बेहोशी की हालत में भी सूरज सब सुन रहा था। उसे अपने बचपन का सीन दिखने लगा। उसकी बहन किरण उसे पार्क ले जाने की जिद कर रही है। वो उसे मना कर रहा है कि नहीं, अंधेरा हो गया, बाहर नहीं जाना। लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी और रोने लगी तो वो उसे पार्क ले गया। किरण झूले झूल रही थी, उसके पास ही था। तभी पापा का फ़ोन आया। वो फ़ोन सुनने के लिए साइड में हुआ। वो किरण की बात कराने के लिए उसके पास आया तो वो वहाँ नहीं थी। उसने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। वो बेचैन हो गया था। पूरब ने उसके हाथों में कंपन महसूस किया। वो डर गया और बोला, घबरा मत सूरज, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, कुछ नहीं होगा तुझे। तभी हेलीकॉप्टर लैंड हो गया। अमित और निखिल वहां पहले ही स्टाफ के साथ मौजूद थे। वो उसे लेकर इमरजेंसी की तरफ चले। तीनों उसके साथ भागे जा रहे थे। उसे अंदर ले गए और इन्हें बाहर ही रोक दिया। पूरब दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। अमित और निखिल भी उसकी हालत देखकर रो पड़े। दोनों उसके एक एक कंधे पर सिर रखकर उससे लिपट गए। पूरब ने उन्हें बाहों में लेकर कहा, घबराओ नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो कांपती आवाज़ में बोल रहा था। उसे खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं था। वो दिल से चाहता था कि वो ठीक हो जाए। सूरज की फैमिली में उसकी मम्मी और उसके दादाजी थे। उसकी मम्मी ज़्यादातर बाहर ही रहती थी, कभी कभार ही आती थी और दादाजी को वो बता नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने किसी को फ़ोन नहीं किया।
सीट पूरब के पास आया और बोला, सर आपके कपड़े मंगवा दिए हैं, आप चलकर कपड़े बदल लो। वो उन तीनों को ऐसे नीचे बैठे देखकर बहुत हैरान हो गया था। कौन विश्वास करेगा कि शहर के 3 सबसे हैंडसम लड़के इस तरह फर्श पर गिरे होंगे। तीनों ने मुंह उठाकर उसे देखा। पूरब बोला, वो बाहर आ जाए फिर चेंज करूँगा। सीट बोला, लेकिन सर आप उनके पास इस हालत में नहीं जा सकते, उन्हें इन्फेक्शन होने का डर है, आप साफ कपड़े पहनकर उनसे मिलिएगा। सर मैंने आप दोनों के लिए भी मंगवा दिए हैं। अमित बोला, चलो पूरब कपड़े बदल लो, ये ठीक कहता है, हम ऐसे उसके पास नहीं जा सकते। तब पूरब माना और सीट के साथ कपड़े बदलने चल दिया। वो लोग एक एक करके कपड़े बदलने गए। पूरब कपड़े बदल कर आ गया था। दोपहर से रात हो गई थी, सूरज अभी तक अंदर ही था। तीनों बेचैनी से भूखे प्यासे उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। एंजल्स ऑर्फनेज, बच्चों और मौसी की बातें सुनकर सांची पूरब को और प्यार करने लगी। वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गए। उसके कानों में मौसी, विधि और बच्चों की पूरब के बारे में बताई हुई बातें गूंज रही थी। वो सोच सोच कर खुश हो रही थी कि पूरब ने ये सब उसके लिए किया। यहाँ उसके सिवा कोई नहीं था। उसने पूरब को फ़ोन मिलाया। कुछ देर बजने के बाद पूरब ने फ़ोन उठा लिया। सांची ने बड़े प्यार से पूछा, काम खत्म हो गया? पूरब बोला, सांची मैं हॉस्पिटल में हूँ, आज रात यहीं रुकूंगा। उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा। सांची बोली, क्या हुआ, आप ठीक तो हो? हॉस्पिटल का नाम सुनकर वो भी घबरा गई। पूरब बोला, मैं ठीक हूँ, सूरज एडमिट है, उसे गोलियाँ लगी हैं। सुनो, पापा या दादाजी को कुछ ना बताना। हमने उसके दादाजी को भी नहीं बताया। सांची बोली, क्या, कौन सा हॉस्पिटल है? मैं अभी आती हूँ। सूरज का नाम सुनकर सांची भी परेशान हो गई। सचिन और सांची दोनों रूपों में वो सूरज से जुड़ी हुई थी। पूरब बोला, तुम रहने दो, यहाँ क्या करोगी? फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ, आ जाना। फिर उसे लगा कि शायद उसे मिलकर सूरज जल्दी ठीक हो जाए। उसने सांची को लोकेशन भेज दी। सांची ने पूरब से आने के लिए कह तो दिया, पर वो दादाजी को छोड़कर जा नहीं सकती थी। उसे अब ऐसा बहाना चाहिए था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब वो चली भी जाए और दादाजी खुद उसे भेज दें। वो बाहर आकर दादाजी को साइड में ले आकर बोली, दादाजी सर का फ़ोन आया था, उन्हें एक ज़रूरी फाइल नहीं मिल रही है, वो मैंने ही रखी थी, मुझे जाकर देनी होगी। दादाजी बोले, ये पूरब भी ना तुम्हें चैन नहीं लेने देता, जा बेटा जाकर फाइल दे आ, नहीं तो वो तुझे डांटेगा। ऐसा करना, कार ले जाओ, मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ। सांची यही तो चाहती थी। वो जाने लगी, फिर पीछे मुड़ी, दादाजी कार रहने दीजिए, मैं बाइक ले जाऊंगी, कहकर वो गैराज से बाइक लेकर हॉस्पिटल चल दी। वो थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल पहुंच गई। वो इधर उधर ढूंढते हुए इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। उसे वो तीनों वहीं सामने दिख गए। पूरब की हालत देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरब के घुघराले बाल बिखरे पड़े थे और उसका चेहरा उतरा पड़ा था। अमित और निखिल का चेहरा भी बुझा पड़ा था। वो तीनों ही फ़ोन करने में बिजी थे। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंची। सांची बोली, अब कैसे हैं भैया? पूरब के फ़ोन बंद करते ही उसने धीरे से पूछा। पूरब बोला, उनके लिए ब्लड डोनर ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा है, इतना पैसा होने पर भी उसके लिए खून अरेंज नहीं कर पा रहा। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। सांची उसे रोकने के लिए आगे आना चाहती थी, पर उसके गुस्से से डर गई। सांची बोली, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, कहीं ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो नहीं? उसने पूछा। पूरब बोला, हाँ यही है, पता नहीं इसी का ये ब्लड ग्रुप क्यों होना था, ओ पॉजिटिव होता तो हम तीनों का वही है, यही आकर हम हार गए। वो दुखी होकर बोला। सांची बोली, मुझे उनके पास ले चलो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। उसकी बात सुनकर तीनों की आंखें उस पर टिक गई। अमित और निखिल फ़ोन पर बात करना छोड़कर उसकी तरफ मुड़कर उसे ही देखने लगे। पूरब ने उसे कंधों से पकड़कर पूछा, क्या कहा तुमने, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? सांची घबराई हुई थी क्योंकि पूरब पागलों सा बर्ताव कर रहा था। उसने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। वो सांची की बाँह पकड़कर खींचता हुआ डॉक्टर के पास ले जाने को चल दिया। उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। सांची को दर्द हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। वो तीनों उसी वक्त उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। पूरब बोला, डॉक्टर इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप देखिए। उसने सांची को डॉक्टर की तरफ ढकेल दिया। डॉक्टर बोले, आप लोग बाहर वेट कीजिए, हम इनसे फॉर्म भरवा लें। डॉक्टर बने फॉर्म देते हुए कहा। पूरब बोला, अब फॉर्म किस लिए?
डॉक्टर बोले, इनसे उस फॉर्म पर साइन करवाने हैं जिसमें लिखा है कि ये अपनी मर्जी से ब्लड दे रही हैं। अगर इस दौरान इन्हें कुछ हो जाता है तो ये खुद जिम्मेदार होंगी। पूरब बोला, ये मेरी वाइफ है, मैं साइन करता हूँ, आप मेरे दोस्त को बचाइए। इसको कुछ हो भी गया तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, बस मेरे दोस्त को ठीक कर दो। ऐसा नहीं था कि पूरब ने सांची के बारे में नहीं सोचा था। उसने सोच लिया था कि वो डॉक्टर से पूछकर सांची के लिए डाइट प्लान तैयार कर लेगा जिससे उसका ब्लड दोबारा बढ़ जाएगा। पर इस वक्त सूरज को बचाना ज़रूरी था। सभी सुनने वाले हैरान थे कि पूरब कैसे सूरज को बचाने के लिए सांची की बलि दे रहा है। सबसे ज़्यादा शॉक्ड सांची थी। उसने सोचा था कि ये खुश होगा कि मैं सूरज को बचा लूँगी, पर ये तो कहता है कि सांची के जीने मरने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर जो कल रात हुआ और जो इसने आश्रम के लिए किया, सब अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं। ये मुझे पसंद नहीं करता। जो भी रात को हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ होगा। मैं ही पागल थी जो गलत समझी, पर ये मैं सूरज भैया और बॉस के लिए करूँगी, पूरब के लिए नहीं, सोचकर वो नर्स के साथ चली गई। कुछ देर में उसके शरीर से खून निकाला जाने लगा। पूरब उसके पास आ गया था, लेकिन उसका ध्यान खून के बैग की तरफ था। उसने सांची की तरफ देखा भी नहीं। सांची के दिल के पहले ही टुकड़े हो गए थे, अब वो टुकड़े उसके अंदर घुसकर और दर्द दे रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसने आंसू पूरब देखे। पूरब को उस वक्त सिर्फ सूरज की जान की फिक्र थी। उसने सांची की तरफ एक भी बार नहीं देखा। वो ब्लड के बैग को देख रहा था कि कब ये भरे और कब सूरज को चढ़ाए और उसकी जान बचाए। सांची ने सोच लिया कि वो अब उसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं पालेगी। वो अपने दिल में उसके लिए कोई नर्म कोना नहीं रखेगी। अगर वो ऐसा करेगी तो उसे तकलीफ भी कम होगी। ये सोचते हुए उसने आंखें बंद कर ली और अपने दिल को समझाने लगी। एक बैग भरते ही पूरब जल्दी से डॉक्टर के साथ सूरज को चढ़ाने चला गया। सांची अकेली अपनी आंखें बंद किए उसकी हरकतों को महसूस करती रही। उसके चलते ही उसने आंखें खोली और जाते हुए पूरब की तरफ देखा। उसने देखा कि वो कैसे सूरज के लिए बेचैन था। उसने मन में सोचा, काश मेरे लिए भी ये थोड़ा सा फिक्र करता। वो फिर रोने लगी। डॉक्टर बोले, देखिए सर, हम 1 यूनिट खून निकाल चुके हैं। रूल के मुताबिक हम एक इंसान से 1 यूनिट ब्लड ही निकाल सकते हैं। अगर और निकालेंगे तो इन्हें कुछ हो गया तो? उसने घबराते हुए पूरब से पूछा। पूरब बोला, जब आपको एक बार कह दिया है कि सूरज को बचाना है तो बार बार पूछने का क्या फ़ायदा, कहकर पूरब आगे निकल गया। सांची सब सुन रही थी। उसकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। सूरज को होश आ गया था। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर सूरज अभी बोल नहीं पा रहा था। पूरब ने डॉक्टर से पूछा, ये बोल क्यों नहीं रहा? डॉक्टर बोले, इनको करीब 10 गोलियां लगी थी, पर शुक्र था कि किसी भी गोली ने किसी नस को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हमने गोलियां निकाल दी, लेकिन शौक की वजह से ये अभी चुप हैं, धीरे धीरे बोलने भी लग जाएंगे। तब पूरब को कुछ तसल्ली हो गई कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। सांची के शरीर से 2 यूनिट खून निकल गया था। वो कुछ देर तक ठीक रही, पर वो पूरब के बारे में सोचने लगी कि वो एक बार भी उसे देखने नहीं आया। इस परेशानी के कारण वो बेहोश हो गई। डॉक्टर्स उसकी हेल्प करने लगे। उसका बीपी कम हो गया था। डॉक्टर उसे ट्रीट करने लगे। नर्स ने जाकर पूरब को बताया तो वो उसी वक्त सांची के पास आया। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोले, मैंने आपको पहले ही कह दिया था 2 यूनिट ब्लड देना रिस्की होता है, पर ये पहले ठीक थी, फिर इनका बीपी एकदम से लो हो गया, उसी कारण ये बेहोश हो गई। पूरब बोला, आप उसकी चिंता ना कीजिए, ब्लड तो मैं इसका 2 दिन में कवर करवा लूँगा, आप इसे संभालिए। डॉक्टर बोले, कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। वो सांची को इंजेक्शन लगाते हुए बोले। तभी निखिल वहाँ आया और बोला, गुरु, सूरज तुम्हें बुला रहा है। पूरब बोला, वो बोलने लगा? उसने खुश होकर पूछा। निखिल बोला, नहीं, इशारे से कहा, मतलब उसने हम दोनों की तरफ उंगली की, फिर वो 3 उंगली दिखाकर इशारे से बोला कि कहाँ है। हम समझ गए कि वो पूछ रहा है कि तीसरा कहाँ है। पूरब ने ओके कहा। उसको कुछ समझ आया और कुछ समझ नहीं आया। पूरब बोला, निखिल तू यहाँ इसके पास रुक, मैं सूरज के पास जाता हूँ, कहकर वो वहाँ से चला गया। निखिल को लगा कि सांची सो रही है। वो कुछ देर वहाँ रुका, फिर वो भी सूरज के पास चला गया।
वो हमेशा सूरज से दूरी बना कर रखता था, लेकिन जब उसे पता चला कि सूरज को गोलियां लगी हैं तो उसे लगा कि उसकी जान ही निकल जाएगी। तब उसे पता चला कि वो अपने पैसे से ज़्यादा अपनी दोस्ती को मानता है। पूरब सूरज के पास आया तो उसने चैन की सांस ली, मानो बस उसे देखना चाहता था। फिर वो आराम से लेट गया। उसके तीनों दोस्त उसके पास थे। उसने फिर से उंगली से 3 का इशारा किया। अमित बोला, हम तीनों हैं तो यहाँ, उसने कहा। सूरज ने सिर इधर उधर मारा और फिर अपनी राइट बाह की तरफ इशारा करते हुए गन का इशारा किया। तब पूरब को समझ आया। वो बोला, बब्बन। सूरज ने हाँ में सिर हिलाया। अमित बोला, पर ये 3 उंगलियां क्यों दिखा रहा है? पूरब बोला, यार दमसार्स गेम भूल गया, इसने 3 उंगलियां खड़ी की, मतलब 3 अक्षर का नाम है। तुम लोग भी ना? निखिल बोला, पर इसने साफ इशारा किया था कि तुम दोनों तो हो, तीसरा कहाँ है? पूरब बोला, वो इसलिए किया होगा क्योंकि तुम इसके इशारों का गलत मतलब निकाल रहे होगे, तो इसने कह दिया होगा कि तुम्हारा तीसरा यानी मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं ही इसके इशारे को समझ सकता हूँ। क्यों, है ना सूरज? कहकर वो हंस दिया तो सूरज भी हंसने लगा, लेकिन सूरज से हंसा नहीं गया। उसने उसी वक्त दर्द से आंखें सिकोड़ ली और पेट पर हाथ रख लिया। तीनों उसके पास हो गए। पूरब बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अमित, डॉक्टर को बुला, उसने अमित को कहा। सूरज ने अमित का हाथ पकड़ लिया और इशारा किया कि ज़रूरत नहीं है। उसने इशारा करके बताया कि हंसने से दर्द हुआ है। पूरब बोला, सॉरी यार, हम भूल गए थे, हम तो तुझे खुश कर रहे थे, पर हमें पता नहीं था कि तुझे तकलीफ होगी। सुनो, अब कोई भी हंसेगा नहीं, उसने बाकी दोनों को कहा। अमित बोला, हम तो हंसे भी नहीं, तुम ही हंस रहे थे। निखिल ने भी सिर हिलाया। सांची को होश आ गया था तो उसने कमरे में खुद को अकेला पाया। उसने खुद से कहा, किसकी आस लगाए बैठी हो, कोई नहीं आएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। उन्होंने उसे चेक किया। डॉक्टर बोले, अब आप ठीक है। सांची बोली, मैं जा सकती हूँ? डॉक्टर बोले, हाँ जी, आप जा सकती हैं। वो लोग VIP रूम में है, यहाँ से लेफ्ट चले जाइएगा, सामने ही है। सांची उठी और सूरज के कमरे की तरफ चल दी। उसने दूर से ही पूरब की आवाज़ सुनी। वो सबसे कह रहा था कि अब कोई नहीं हंसेगा। उसे और दुख हुआ कि ये तकलीफ़ में थी और वो हंस रहा है, वो खुश हो रहा है। वो कमरे के पास गई तो उसने देखा कि पूरब किसी कपड़े से सूरज का मुंह साफ कर रहा था और बोल रहा था। पूरब बोला, एक बार तुम उनका नाम बता दो, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तुम्हें छूने की हिम्मत भी कैसे की उसने? निखिल उसके पैर साफ कर रहा था और अमित उसके हाथ साफ करने लगा था। सांची कुछ देर वहीं खड़ी उन सबको देखती रही, फिर चुपचाप वहाँ से चली आई। उसने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी क्योंकि उसमें बाइक चलाने की ताकत नहीं बची थी। उसने टैक्सी की और घर चल दी। वो सारे रास्ते पूरब के बारे में सोचती रही। वो जितना उसे भूलने की कोशिश करती उतना ही ज़्यादा वो उसे याद करती। वो घर आई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। शाम को सूरज थोड़ा ठीक हो गया था। उसने कहा तीनों को वहाँ से जाने को। तब पूरब बोला, ऐसा करो, आज रात मैं रुकता हूँ, तुम दोनों जाओ, मैं सुबह जाकर रेस्ट कर लूँगा, उसने निखिल और अमित से कहा। सूरज ने उसे इशारा किया तो वो समझते हुए बोला, सांची, वो भी यहीं है, मैं उसे भी यहीं ले आऊँगा। तब उसे सांची की याद आई। वो उनसे कहकर सांची को देखने गया, पर सांची वहाँ नहीं थी। नर्स ने बताया कि वो तो बहुत पहले ही चली गई। पूरब कुछ सोचकर बोला, ओके, मैं उसे फ़ोन कर लूँगा। वो बाहर आकर सांची को फ़ोन करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि कहीं वो रेस्ट ना कर रही हो। ये सोचकर उसने सांची की जगह कुमार अंकल को फ़ोन किया। अंकल ने फ़ोन उठाया तो इसने पूछा, अंकल, सांची आ गई क्या? अंकल बोले, हाँ बेटा, आ गई है, अपने कमरे में है, बुलाऊं? पूरब बोला, अरे नहीं, बस यही पूछना था। उसके लिए बढ़िया ताकत वाला खाना बनाना, उसने ब्लड दिया है, उसे वीकनेस होगी, उसे काम पर भी ना जाने देना। अंकल, मैं आज रात यहीं रुकूंगा, सुबह आऊँगा। अंकल बोले, ठीक है बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं उसका ध्यान रखूँगा और आपके बारे में बड़े साहब को बता दूँगा। पूरब बोला, अरे नहीं अंकल जी, दादाजी को कुछ ना बताना, उनको बताया तो सूरज के घर भी बताना पड़ेगा, वो बताना नहीं चाहता। अंकल बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। पूरब ने फ़ोन बंद कर दिया। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ सांची घर चली गई, अब वो आराम से सूरज का ध्यान रख लेगा। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो नाराज़ भी हो सकती है। वो सूरज के पास आ गया और उन दोनों से बोला, सांची की छुट्टी हो गई थी, वो घर चली गई है, उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर पूरब ने इन दोनों को घर भेज दिया और खुद वहीं रुक गया।
सूरज को अपनी दोस्ती पर गर्व हो रहा था। अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों से क्या डर। वो पूरब की तरफ देखते हुए सोच रहा था। पूरब ने उसकी तरफ देखकर इशारे से पूछा, क्या हुआ? सूरज ने मुस्कुरा कर एक उंगली उसकी लगाई और दूसरी अपनी, और दोनों को जोड़ते हुए कस दिया। पूरब बोला, हाँ, हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। कुमार सांची को डिनर के लिए बुलाने आया। वो सांची की हालत देखकर घबरा गया। उसका चेहरा बेरंग पड़ा हुआ था, आंखें सूजी पड़ी थी। उसने पूछा, बिटिया, अब तबीयत कैसी है? सांची बोली, ठीक है अंकल जी। दादाजी आ गए क्या? अंकल बोले, हाँ, आ गए बिटिया। सांची बोली, और सर? वो अभी तक पूरब को सर ही कहती थी। वो पूछना नहीं चाहती थी, पर दिल का क्या करे, फिर उसी के बारे में पूछ लिया। अंकल बोले, साहब ने फ़ोन किया था, कह रहे थे तब कि आज नहीं आएंगे। ये भी कहा है कि बड़े साहब को कुछ नहीं बताना है और उन्हें कहना है कि वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। सूरज बेटे के ठीक होने पर वो खुद ही बता देंगे। सांची ने ओके में सिर हिलाया और उठकर चलने लगी तो लड़खड़ा गई। उसने खुद को किसी तरह संभाला। कुमार ये सब देखकर बोला, आप आराम कीजिए बहू, मैं खाना यहीं ले आऊँगा। सांची बोली, लेकिन दादाजी को क्या कहेंगे? कुमार बोला, मैं कह दूंगा कि आपकी तबीयत खराब है। सांची बोली, नहीं, तबीयत खराब मत कहना, आप कह देना कि मैं थक गई हूँ इसलिए नीचे नहीं आऊँगी। कुमार सिर हिलाते हुए चला गया। कुमार नीचे आया तो दादाजी और पापा दोनों ही थे टेबल पर। दादाजी बोले, पूरब कहाँ है? आया नहीं अभी तक? और सांची, वो भी नहीं आई? कुमार बोले, साहब जी, पूरब बेटा बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और बेटियां कह रही हैं कि उन्हें थकान हो गई है इसलिए खाना नहीं खाना। उसने जानबूझकर झूठ बोला। दादाजी बोले, खाना क्यों नहीं खाना? ऐसा करो, उसका खाना ऊपर ले जाओ। कुमार ये जानता था कि दादाजी खुद ही खाना ले जाने के लिए कह देंगे, इसलिए झूठ बोला था। सांची ने रो रो कर सूजी हुई आंखें और सुझा ली थी। वो जितना पूरब के बारे में भूलना चाहती थी वो उतना ही ज़्यादा याद आता। अब उसे इस बात पर दुख हो रहा था कि पूरब ने कुमार अंकल को फ़ोन किया, मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। इतना तो कोई किसी अनजान से भी पूछ लेता है। उसे डॉक्टर से सब पता चल ही गया होगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। कुमार खाना लेकर आया था। सांची का मन नहीं था। तब कुमार बोला, खा लो बिटिया, सब कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। पूरब बेटे ने फ़ोन करके कहा था कि आपका खास ध्यान रखना है, उनके कहने पर ही ये खाना बनाया है, उसने सांची को बताया। सांची कुछ सोचकर बोली, रख दीजिए। फिर मन में सोचने लगी, अंकल कितने वफादार हैं, खुद बनाया है और नाम पूरब का ले रहे हैं ताकि मैं खुश होकर खा लूँ, जबकि मुझे पता है कि पूरब कैसा है, वो ये बात कह सकता है या नहीं। उसने सोच लिया था कि हेल्दी रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो खाना खाने लगी। उसके दिल में कभी पूरब अच्छा लगता तो कभी बहुत बुरा। वो इसी उधेड़-बुन में उलझी चुपचाप खाकर सो गई। पूरब रात भर सूरज की देखरेख करता रहा। सूरज सारी रात आराम से सोता रहा। दवाओं का असर था। पूरब बीच बीच में उसका कम्बल ठीक करता और उसके सीने पर हाथ रख कर देखता कि इसका दिल धड़क भी रहा है या नहीं। उसने सारी रात ऐसे ही काटी। अगले दिन अमित और निखिल सुबह ही आ गए। सीड भी उसके लिए नाश्ता, कपड़े और शाइन के लिए कुछ फाइल्स लेकर आ गया। ये VIP रूम था, इसलिए इसके साथ एक रेस्ट रूम विद टॉयलेट भी था। पूरब ने वहीं नहा धोकर कपड़े बदल लिए। उसने फाइल साइन की और सीट को काम समझाकर भेज दिया। उसे एक बार भी सांची की याद नहीं आई। सांची उठकर तैयार होकर कंपनी की तरफ चल दी। उसे अब पूरब की आदत सी हो गई थी। कल उसने सारा दिन ही पूरब को नहीं देखा था। उसका दिल उसे देखने को तड़प रहा था। बात उसके बस में नहीं थी। वो ये सोचकर ही कंपनी आ गई कि कंपनी में दिख ही जाएगा, पर वो वहाँ भी नहीं था। शिवानी बोली, सांची, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही, सर तो आए नहीं हैं। तू ऐसा कर, आज छुट्टी कर ले, घर जाकर आराम कर लेना। 2 दिन में कितनी कमज़ोर लग रही है तू, तेरा चेहरा कितना मुरझाया हुआ सा लग रहा है। उसे सांची पर तरस आ रहा था। सांची बोली, बहुत दिन बुखार रहा ना, उसने ऐसी हालत कर दी, अभी भी वीकनेस है। अंजू बोली, तभी तो कह रहे हैं कि तू छुट्टी कर ले, सर नहीं आएंगे आज। सभी इससे बहुत प्यार करते थे। सिड ने उनकी बातें सुन ली तो वो भी बोला, तुम जाओ, सर को मैं समझा दूंगा। यहाँ वो इसे आप नहीं कह सकता था, इससे सब बातें करते। सिड के कहने पर सांची मान गई, पर वो घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आश्रम में चली गई। मौसी बोली, अरे सांची बेटा, क्या हुआ, तेरा चेहरा ऐसे क्यों उतरा पड़ा है? उन्होंने सांची के माथे को हाथ लगाते हुए पूछा।
सांची बोली, कुछ नहीं मौसी, थोड़ी सी वीकनेस है, छुट्टी मिली है तो मैं यहाँ आ गई। बच्चे तो स्कूल चले गए होंगे, सोचा कुछ देर रेस्ट कर लूँगी, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मौसी बोली, विधि उसे चाय बनाकर दे दे, अगर दूध पी ले तो दूध दे दे, रंग कैसे उतर गया है, ऐसा कर पहले मुझे लाल मिर्चें ला कर दे, लगता है इसे नज़र लग गई है, कल तक तो ठीक थी, आज ऐसी हो गई। विधि उसी वक्त चली गई और 7 लाल मिर्चें लाकर उन्हें दी। वो सांची के पास गई और मिर्चें उस पर से वार कर आग में डाल दी। सांची सोच रही थी कि इस तरह नज़र उतरवाने से उतरने वाली नज़र नहीं है ये, जाने किसकी नज़र लगी है मुझे जो मैं उससे शादी करने को तैयार हो गई। जाने साल कैसे निकलेगा, मुझे तो ये 3-4 महीने गुजारने मुश्किल हो गए हैं। वो सोच ही रही थी कि वो अब घर नहीं जाएगी। शाम को पापा का फ़ोन आया, सांची तुम घर नहीं आई बेटा, क्या हुआ? पूरब भी बाहर गया है, दादाजी ने उन्हें टोकते हुए कहा। तभी तो नहीं आई, पूरब के बिना यहाँ इसका दिल नहीं लगता। सांची दादाजी की बातें सुनकर बोली, नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं है, वो कल जल्दी में आश्रम से चली गई थी ना, तो सोचा कुछ दिन यहीं बिता लूँ, उसने बहाना बनाया। दादाजी बोले, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर अपने बेटे से बोले, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? सिंपल सी बात है, उसका दिल नहीं लग रहा यहाँ, मैंने कल ही देख लिया था, पूरब के आने तक उसे वहीं रहने देते हैं। पापा कंधे उचकाते हुए बोले, मुझे क्या पता वो क्यों गई है हॉस्पिटल। सूरज की हालत कल से बेहतर थी, वो कल से कुछ महसूस कर रहा था, रात के आराम ने उसे चुस्त कर दिया था। वो धीरे धीरे बोलने लग गया था। उसने सबसे पहले पूरब से कहा, तू घर नहीं गया, सांची वेट कर रही होगी। पूरब बोला, नहीं वो समझदार है और हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, मुझे तुझसे बढ़कर कोई नहीं है, सांची भी नहीं। उसने अपने दिल की बात कही। सूरज बोला, कुछ भी हो आज मैं ठीक हूँ, तू घर जा, मेरे पास अमित रुक जाएगा। पूरब ना कहने लगा तो अमित बोला, हाँ तू घर जा, उसकी भी तबीयत खराब थी, उसे भी तेरी ज़रूरत है, इसके पास तो हम भी हैं पर उसके पास कौन है? तुझे लड़कियों का खास कर पत्नी का पता नहीं, जब वो बीमार होती है तो चाहे सारे घर वाले उसके पास हों पर उसे अपना पति चाहिए होता है। पूरब बोला, अच्छा बाबा अब और ज्ञान मत दो, डॉक्टर आ जाए फिर चला जाऊंगा। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया और बोले अब ये बेटर है, बस ये बुखार उतर जाए। पूरब बोला, बुखार क्यों हो रहा है डॉक्टर? डॉक्टर बोले, इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो जाता है, 1-2 दिन तो रहेगा ही, फिर ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तब पूरब को थोड़ी शांति मिली। डॉक्टर के जाने के बाद उनके कहने पर वो घर वापस आ गया। सब अपने अपने कमरे में थे, वो सीधा अपने कमरे में गया। वो सांची की खबर लेना चाहता था पर खाली कमरा देखकर वो वॉशरूम के पास गया, उसका दरवाज़ा बंद था। वो बोला, सांची तुम अंदर हो? जब अंदर से आवाज़ नहीं आई तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था। उसने बालकनी में देखा, फिर उसने सांची को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। तभी कुमार ने दरवाजे पर नॉक किया। वो पानी लाया था। पूरब बोला, अंकल सांची आई नहीं क्या? कुमार बोले, नहीं बेटा, वो ऑफिस से घर नहीं आई, बड़े साहब ने फ़ोन किया था तब उन्होंने बताया कि वो आश्रम में है। सुनकर पूरब कुछ सोचने लगा, फिर बोला, कोई नहीं, कहकर वो अपने बेड पर बैठकर सोचने लगा। वो वहाँ क्यों गई होगी? बहुत दिन हो गए वहाँ गए हुए, दिल कर रहा होगा सबसे मिलने को, इसलिए गई होगी। चलो जाने दो, कल वापस आ जाएगी, सोचकर वो खाना खाकर लेट गया। वो कल सारी रात सोया नहीं था, उसे लेटते ही नींद आ गई। आश्रम सांची को नींद ही नहीं आ रही थी। वो सुबह से अपने बेड पर लेटी थी। सुबह जब वो आई तो उसे बुखार भी था। मौसी ने उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा पर वो नहीं मानी। वो बोली, मौसी बुखार ही तो है, दवा ले लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, आप चिंता ना करें, इतनी नाजुक नहीं हूँ मैं, कहकर वो आकर लेट गई थी। ना उसे दिन में नींद आई ना अब आ रही थी। उसे रह रहकर पूरब याद आ रहा था। उसने कल से एक बार भी इसके बारे में नहीं पूछा, कोई मैसेज ही कर देता। वो जानती है कि वो अपने दोस्त और दोस्ती को बहुत अहमियत देता है, पर क्या मुझे एक बार भी नहीं पूछ सकता था कि मैं कैसी हूँ? उसे डॉक्टर से सब पता चली गया होगा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो रात भर सोई नहीं, सुबह सुबह सोई तो किसी ने उसे जगाया नहीं। मौसी ने आकर देखा, फिर बच्चों को शोर मचाने से रोका और बोली, बच्चों दीदी को बुखार है, अभी सो रही है, धीरे धीरे बात करना नहीं तो वो जाग जाएगी। बच्चे बहुत समझदार थे, वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ गए।
मौसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे बुखार हुआ क्यों है। उन्हें क्या पता था कि इसने ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हॉस्पिटल। पूरब सुबह सुबह ही तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वो कमरे में आया तो सूरज चुपचाप लेटा था। वो उसके पास आया और बोला, क्या हुआ सूरज, कहीं दर्द तो नहीं है? उसने घबरा कर पूछा। सूरज धीरे से बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। पूरब बोला, तुझे चुप देखकर तो मैं घबरा ही गया था। तभी वॉशरूम से अमित हाथ साफ करते हुए निकलते हुए बोला, तू इसे बचपन से जानता है, ये बोलता ही कब था? घबराने की बात तो तब होती अगर ये सबसे बातें कर रहा होता। वैसे पूरब तू भी कम चालू नहीं है। यहाँ की नर्सें बहुत ही सुंदर है, इसलिए ही तू रुक रहा था। कोई नहीं, सांची को बताऊंगा। पूरब बोला, मुझे नर्सों को देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सांची के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है ये। वो मुंह बनाकर बोला। अमित बोला, हाँ वो भी है, भगवान भी अजीब है, इसे यहाँ डाल दिया जिसे यहाँ की कद्र नहीं। इसकी जगह मेरे को गोली लग जाती, मैं तो बेल बजा बजा कर नर्सों को अपने आसपास खड़ा रखता। वो आंखें बंद करके ऐसे बोला मानो सपने देख रहा हो। सूरज बोला, तभी तो भगवान ने तुझे यहाँ नहीं डाला। अमित ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर उन दोनों की तरफ देखा। पूरब सारा दिन सूरज के पास रहा। उसके कुछ टेस्ट हुए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर बताया, इनकी टांग में गोली लगने की वजह से कुछ दिक्कत आ गई है। इन्हें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कुछ थेरेपीज लेनी पड़ेगी, तभी ये पूरी तरह ठीक होगा। सुनकर पूरब को बहुत गुस्सा आया। वो बाहर आया और सीड को फ़ोन किया। सीड ने नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया और बोला, नहीं सर, मैडम आज नहीं आई। पूरब बोला, क्या वो आज नहीं आई? अच्छा, पर मैंने तुझे फ़ोन उसके बारे में पूछने को नहीं किया है। किसने गोली चलाई, कुछ पता चला? जी सर, वो मार्शल के आदमी थे। सुना है उस सचिन ने मार्शल के पैसे उड़ा लिए थे। उसे लगा कि सचिन इनका बंदा है तो इन्होंने उसे ऐसा करने को कहा होगा। अब उस बात का बदला उसने इन पर चोरी से हमला करके लिया है। पूरब गुस्से से बोला, अपनी टीम तैयार करो, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। सीड बोला, सर आप रहने दीजिए, हम खुद ही संभाल लेंगे। उसने बात भी पूरी नहीं की थी कि पूरब ने फ़ोन बंद कर दिया। सीड ने सचिन का नंबर मिलाया। फ़ोन बजता रहा पर उसने नहीं उठाया। सीड ने दोबारा मिलाया तो उसने फ़ोन उठाया। सांची ने सीड का नंबर देखकर पहले तो उठाया नहीं, लेकिन जब दोबारा किया तो उठाकर भारी आवाज़ में बोली, हेलो, कौन है? सोने भी नहीं देते हैं, उसने उबासी लेते हुए कहा। सीड बोला, सचिन, मैं पूरब सर का असिस्टेंट सीड बोल रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी अब कैसी हैं? तुम्हें गए हुए कितने महीने हो गए हैं? तुमसे एक काम पड़ गया है। सांची ने टाइम देखा, फिर बोली, ओह गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, मम्मी अब पहले से बेटर है। असल में चाचा ने ज़मीन का लफड़ा कर दिया, उसी कारण से आ नहीं पाया। बताइए क्या काम है? वो बहुत संभल कर बोल रही थी कि कहीं सीड उसे पहचान ना ले। सीड बोला, तुम्हारे बॉस सूरज सर को किसी ने गोली मार दी है। सचिन बोला, क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे बॉस पर गोली चलाए? उसने ना पता होने का नाटक किया, लेकिन उसे सच में मानो अभी याद आया हो कि सूरज को गोली लगी है। वो खुद को कोसने लगी। सीड बोला, हमने पता लगवाया था, कोई मार्शल है। तुमने कभी उसके पैसे लूटे होंगे तो वो तुम्हें ढूंढ रहा था। उसे पता चला होगा कि तुम सूरज सर के आदमी हो, तो उन्हें लगा कि वो लूट सूरज सर ने करवाई है, इसलिए उन्होंने उन पर हमला किया। सचिन बोला, मार्शन कमीना, साला खुद को समझता क्या है? उसने ऐसा करके अपनी मौत को न्योता दिया है। मैं आता हूँ। सीड बोला, हाँ आ जाना। पूरब सर बदला लेने के लिए जाना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह की लड़ाई में पड़े। वो सूरज सर को बहुत मानते हैं। उनकी दोस्ती के लिए वो किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं, पर इससे उन लोगों से पूरब सर के बीच भी दुश्मनी हो जाएंगी, जो उनके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। उसने समझाया। सचिन बोला, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा काम हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसे खुद निपटाऊंगा। सीड बोला, ओके, जल्दी आ जाना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सांची सोच में डूब गई। सूरज ने उसे बहन माना और उसने हॉस्पिटल में उन्हें खून देते हुए भी एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा, बस पूरब के बारे में सोचती रही। वो क्या सोच रहे होंगे कि कैसी बहन है, मुझे जाना चाहिए, पर अब सचिन बनकर जाऊंगी। सांची बाहर मौसी के पास आई और बोली, मौसी, मेरी एक पुरानी फ्रेंड की तबीयत खराब है, मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। अगर मेरे बॉस पूरब आए तो उन्हें कह दीजिएगा, मैं कहूँगी तो वो छुट्टी नहीं देंगे।
मौसी बोली, पर तेरी अपनी तबीयत तो खराब है, तू कैसे जाएगी? उन्होंने चिंता जताई। सांची बोली, मैं अब ठीक हूँ, इतना रेस्ट कर लिया, अब बुखार भी नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। वो जल्दी से गैराज की तरफ जाने लगी। तब उसे याद आया कि उसका बाइक तो हॉस्पिटल में खड़ा है। तब उसने डिसाइड किया कि वो पहले हॉस्पिटल जाएगी, सूरज से सांची बनकर मिलेगी, फिर बाइक लेकर वापस आकर कुछ देर बाद सचिन बनकर चली जाएगी। वो सूरज के कमरे के पास पहुंचने वाली थी कि उसने पूरब के हंसने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा, जब इसे मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों इसके बारे में सोचूं, अब मैं भी इसकी परवाह नहीं करूंगी, सोचकर वो कमरे में गई। उसे देखकर पूरब बोला, अरे सांची आ गई तुम? सूरज कल से तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था, अब तबीयत कैसी है? सांची ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और सूरज के पास जाकर बोली, भैया कैसे हो आप? सॉरी, असल में कल मुझे फीवर हो गया था, डर गई कि कहीं आपको भी ना हो जाए, इसलिए आपके पास नहीं आई, फीवर उतरते ही आपके पास आ गई। सूरज ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम अभी ना आती, जाओ जाकर रेस्ट करो। सूरज को अभी किसी ने नहीं बताया था कि उसे ब्लड सांची ने दिया था। पूरब बोला, क्या तुम्हें फीवर है? तुमने डॉक्टर को दिखाया? जाने से पहले डॉक्टर को दिखा लेना, उसने सांची को कहा। सांची कुछ देर सूरज के पास बैठी और फिर वापस आने लगी तो पूरब उसे बाहर तक छोड़ने आया। पूरब बोला, शुक्र है तुमने इसे ब्लड वाली बात नहीं बताई, हमने अभी इसे बताई नहीं है, जब कुछ और ठीक हो जाएगी तब बता देंगे। अच्छा ओके, ध्यान से जाना, कहकर वो उसे बाय करके वापस कमरे में आ गया। सांची के चेहरे पर दर्द भरी स्माइल आई। मैं कितनी पागल हूँ, मुझे अभी भी लग रहा था कि वो मेरे साथ इसलिए आ रहा है कि वो मुझे डॉक्टर को दिखा सके, लेकिन ये सब बस फॉर्मेलिटीज थी, उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। ये सोचते हुए सांची की आंखों में आंसू आ गए थे। भले ही उनका रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बना था, पर वो प्यार तो पूरब से करती ही थी। पूरब की करीबी अब उसे सुकून देने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब पूरब के दिल में भी उसके लिए फीलिंग आने लगी है। लेकिन सूरज के एक्सीडेंट से लेकर अब तक का पूरब के द्वारा किया व्यवहार उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बाइक पर बैठकर अपने फ्लैट के लिए निकल गए। आप लोगों के कमेंट फिर से आने कम हो गए। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? सच बताऊं तो इस कहानी पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से ही ये कहानी पूरी कर रही थी, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप लोगों का साथ भी छूटने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? कम से कम कमेंट्स और लाइक तो किया करो ताकि मेरा हौसला बने कहानी को आगे बढ़ाने का। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे बात समझेंगे। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भर भर कर ज़रूर देंगे। कल का पार्ट अगर आप इससे भी जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। मिलती हूँ कल के अगले पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।